हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे मैथ्स की, ठीक है। या मैं मैथ्स की बात करूँगा, ठीक है। और आज जो है ना हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। ये एच को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, पता नहीं क्यों नीचे हो गया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स की। कई बच्चों की होती है अच्छी, कई बच्चों की होती है बुरी। कईयों की मेरी तरह ठीक ठाक होती है और कईयों की तो काफ़ी अच्छी होती है। तो ठीक है, तो अच्छी को और अच्छी बनाएंगे और जो बेहतर है उनको और बेहतर बनाएंगे। तो इसलिए इस जो है ना ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी चैप्टर भी है। एक मिनट, इसे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा हो गया। तो ठीक है, ये तो ईजी भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। करने में मज़ा भी आता है। तो हम लोग इस चैप्टर को करेंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको सवाल कैसे करवाऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, तो जो मेरा पुराना वाला फ़ोन है ना वो ठीक हो गया, तो मैं उसी से रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। और आपको उसी में जो है ना मैथ के सवाल करके दिखाया करूँगा। अभी क्या करना है ना कि अभी आपको ना इसकी बेसिक्स समझना है, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको इस चैप्टर के जड़ को बनाना है, ठीक है। रूट बनानी है, ठीक है। जब तक हम इस चैप्टर के मेन बातों को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम लोग इस चैप्टर को ढंग से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, वो क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, ठीक है। पी क्यू में किसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फर्स्ट चैप्टर नहीं हो सकता। और फर्स्ट चैप्टर अगर आप सीख जाओगे तो बाकी सब तो यार आराम से हो ही जाएंगे ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस बेसिक्स को। तो प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एन से दिखाते हैं, ठीक है। एन इनके साइन होते हैं। अगर कहीं भी आपको नंबर्स के आगे एन दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो कौन सी नंबर्स है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये संख्याएं एक से अनंत तक चलती हैं। अनंत का मतलब जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। जैसे एक हो गया, ठीक है, दो, फिर आपका तीन, फिर आपका चार, ठीक है, फिर पाँच, ये ऐसे चलता रहेगा। माइनस में नहीं होगा ये, ठीक है। अगर मान के चलो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये -5 है तो -5 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। बाई चांस कभी क्वेश्चन में आ गया है कि -5 अगर प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो -5 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो एक से लेकर, ठीक है, एक से लेकर आगे जितनी भी संख्याएं आती हैं वो प्लस में होनी चाहिए, ठीक है। और जितनी भी संख्याएं आती हैं आपको वो तो पता ही होगा ना, ये ऐसे एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। ये एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। बीच में ज़ीरो होता है, बीच में क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। जो इस साइड वाली होती हैं उन्हें हम प्लस कहते हैं, ठीक है। जो इस साइड वाली होती हैं इसे कहते हैं संख्या रेखा, ठीक है। ये जो आपके सामने है ना, इसे संख्या रेखा कहते हैं। अब जो इस साइड है ना, इस साइड, ये देखो इस साइड, ठीक है, इस साइड देखो, ये साइड, ठीक है, यहाँ होता है प्लस का। और जो इस साइड है यहाँ होता है माइनस का। तो ये होती है हमारी संख्या रेखा, ठीक है। कईयों को नहीं पता होगा, कईयों को पता होगा। जिनको पता अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो पता कर लो, ठीक है। इस साइड क्या होता है आपका, बहुत बढ़िया, प्लस होता है। इस साइड क्या होता है, माइनस होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब जो इस साइड वाली है, जो इस साइड वाली संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब नहीं, ठीक है। जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। जीरो किस में आती है, पूर्ण में आती है, जिसको मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो याद रखो कि जो प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, जिसमें हमें प्लस का निशान लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे लिख देंगे या फिर चाहे ऐसे लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे दो को दो लिख दो या दो को +2 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि -1 और -2, ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए हमारे, 1, 2, 3, और ये किस में होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए, ठीक है। प्लस में होने चाहिए, इनका निशान जो है ना वो प्लस का होना चाहिए। और ये संख्या रेखा की इस साइड होनी चाहिए, ना कि इस साइड, ठीक है। तब आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम W से व्यक्त करते हैं, पूर्ण संख्या यानी W, इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉल नंबर, ठीक है। वॉल ही नंबर ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। पूर्ण का वॉल का मतलब भी होता है पूर्ण, ठीक है, WHOLE, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जीरो मैटर करता है। जो आपका जीरो है वो प्राकृतिक संख्या तो है नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं तो क्या है भाई साहब, तो जीरो जो है ना वो आपका पूर्ण संख्या है। अब जीरो पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या जीरो है और भी नंबर्स है। पूर्ण से अनंत यानी जीरो से अनंत तक, जीरो के बाद कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कौन सी आती है, एक, ठीक है, दो, तीन, तो ये सब तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। बट इनके पीछे अगर ऐसे जीरो लगाओ तो ये पूर्ण बन जाएगी। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं सिवाय जीरो के, ठीक है। जीरो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है।
और 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, बस वहां 0 नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो 0 1 2 और 3, ठीक है, ये इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है, 2 3 और ऐसे चलता रहे, तो ये सब क्या होंगी, पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, 0 लगा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे बताओ 1 0 और 2, तो ये क्या, ये सब प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों है? ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 दोनों है हमारे पास, और 0 भी है। तो यार ये पूर्ण और प्राकृतिक संख्या दोनों का मिलन है, ठीक है। तो यानी कि हमारी प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या भी होती है, सिवाय 0 के। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये बात बस 0 का याद रखना, बस बाकी सब तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये मेन टॉपिक अगर आप समझ जाओगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, मैंने अभी आपको एक बताया था ना, ऐसे एक आपको ये संख्या रेखा बनाई थी, ठीक है, संख्या रेखा, इसके बीच में 0 था। अब जो इसके इस साइड होती है उन्हें हम कहते हैं प्लस, जो इस साइड होती है उसे हम कहते हैं माइनस, उसे क्या कहते हैं, हम माइनस कहते हैं, ठीक है। तो इस साइड वाली क्या होती है, आपकी माइनस हो गई, ठीक है। तो अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लस और माइनस क्या होता है, ठीक है। तो जो आपकी संख्या रेखा के, एक मिनट पहले संख्या रेखा बना लूँ, ठीक है। तो जो इस साइड होंगी वो प्लस होंगी, जो इस साइड होंगी वो माइनस होंगी, ठीक है। अब पूर्णांक में, ठीक है, ध्यान रखो, पूर्णांक में प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और 0, पूर्ण संख्या, माइनस प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या और 0, ये तीनों मिला के पूर्णांक बनाती हैं। क्या बनाती है, पूर्णांक। यानी आपके पूर्णांक में 0 और प्लस वाली संख्याएं 1 2 3 प्लस में, और माइनस यानी -1 -2 -3, ठीक है, ये सब किसके अंदर आ गई, पूर्ण संख्याओं के अंदर, ठीक है। यानी पूर्ण संख्या में माफ करना, पूर्णांक में, ठीक है, पूर्णांक में, सॉरी, ठीक है, पूर्णांक में कौन कौन सी आ गई, 0 आ गया, प्लस आ गया, प्लस वाली संख्या आ गई, माइनस वाली संख्याएं आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि डिफरेंस दोनों में बहुत, ठीक है, तीनों में डिफरेंस है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्ण संख्याएं 0 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और पूर्णांक जो 0, जिसमें 0 हो, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 हो, और माइनस का 2 3 1 हो, ठीक है, जो कुछ भी हो वो सब किस में आ गया, 0 में आ गया, ठीक है। यानी आपके 0 में पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं दोनों होती हैं, पर उनके साथ साथ उनमें निशान भी होते हैं, जैसे प्लस और माइनस के, ठीक है। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अभाज्य संख्याएं, 1 से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या है जो एक, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, अब आपको दिखाई देगा। तो 1, ठीक है, तो 1 से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या है जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से हो या तो खुद से हो, ठीक है, या तो 1 से होंगी या तो खुद से होंगी, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2 का भाग करते हैं 1 के साथ, ठीक है, तो फिर एक एकम 2 होता है, ठीक है, ऐसे, तो ये किससे भाग हो रही है, 1 से, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या, 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से 5 जो है वो आपका 1 से भाग होता है और खुद से भाग होता है, ठीक है। 7 1 से भाग होता है, खुद से भाग होता है। 13 आपकी 13 हो गई, खुद से भाग होता है और 1 से भाग होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा, ऐसी संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से भागो या फिर खुद से भागो, ठीक है, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ऐसी संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब नोट करना हो तो आप सब नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ से नोट करना, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, इसे पहले छोटा कर लेते हैं। अब चलो 1 मिनट ज़्यादा आगे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी भाज्य संख्या है, तो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। अभाज्य संख्या कौन सी थी, जो या तो 1 से हो या फिर अपने आप से हो, यानी खुद से हो, ठीक है, खुद से हो। पर जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य का उल्टा है,
यहाँ पर संख्याएं एक से तो होती है, पर अलग अलग संख्याओं से भी वो भाग हो जाती है। जैसे 4, 4 एक से भाग हो जाता है, 2 से भाग हो जाता है, तो यानी यहाँ पर एक के अलावा भी इसका एक और भाजक है 2, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है, 4। इसी तरह 6, 6 को हम 1 से भाग कर सकते हैं और 3 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ठीक है। इसी तरह अगर और बात करूँ तो 10, 10 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, ठीक है। आपका 4 से तो नहीं कर सकते, 5 से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से हों या खुद से हों या अपने किसी और संख्या द्वारा किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या को उदाहरण 4, 6, 10। अगर आपको उदाहरण लिखना हो तो लिख लेना, ठीक है। 4, 6, 10 क्या है, भाज्य संख्याओं के उदाहरण। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परिमेय संख्या है, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपका एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, इन संख्याओं को पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप लोग पी क्यू को देख के थोड़ा शॉक मत हो जाना, ठीक है। पी यानी अंश और क्यू यानी हर, ठीक है। ये ऐसे है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दोनों एक ही है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। तो दोनों एक ही है, तो घबराना मत, ठीक है। तो जिसे हम पी क्यू के रूप में लिख सके, यानी अंश और हर के रूप में लिख सके या बट्टे के रूप में लिख सके, भिन्न के रूप में लिख सके, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक रूल आता है कि जो आपका क्यू है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू क्या है आपका, 0 नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि अगर मैं लिखता हूँ 1/0, तो क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि जो पी है उसे तो हम 0 लिख सकते हैं, पी को 0 लिख सकते हैं, पर क्यू को 0 नहीं लिख सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है ना क्यू को 0 के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि 0/1 क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो p है वो 0 के रूप में है और हम लोग p को 0 के रूप में लिख सकते हैं। पर अगर 1/0 होता तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q 0 के रूप में है, बस हो गया, यही तो डिफरेंस है। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं भी बहुत ईजी है, जिसे हम पी क्यू के रूप में ना लिख सके, यानी यहाँ पर जो आपका क्यू है वो या तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो भाई भाज्य संख्या तो होगी नहीं, यानी परिमेय संख्या तो होगी नहीं, यानी वो अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जिसे हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे हमारा पाई हो गया। अब आप लोग कहोगे यार पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये कैसे हो गया? तो 22/7 उसका मान माना जाता है, ठीक है। वो 22/7 होता नहीं है, वो माना जाता है। अगर आप 22/7 को भाग करोगे ना, 22 को अगर 7 को भाग करते हो तो मैक्सिमम आपका आंसर 3.14 ऐसे करते कुछ आता है। तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे आपका √2, इसे हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसे हम खोलेंगे तो कुछ 0.1 ऐसे करके आता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। आपका क्यूब 3 भी हो सकता है, क्यूब 5 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी आती है वास्तविक संख्याएं, इसमें सभी संख्याएं होती हैं, ठीक है। जो माइनस की है, प्लस की है, ठीक है, माफ़ करना ये 0 बना दिया। आपकी माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, ठीक है। आपकी परिमेय संख्या जिसे हम पी क्यू के रूप में लिखते हैं, आपकी अभाज्य संख्या जिसे ज़्यादातर क्यूब में लिखा जाता है, ये सब इसके अंदर आती हैं। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा ना वो सब इसके अंदर आता है। किसके अंदर? वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वास्तविक संख्याओं के अंदर सब सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दशमलव प्रसार की। आपका पूरा एक पॉइंट इसी बात को सिखाने में चला जाता है कि दशमलव प्रसार होता क्या है, और मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा कि दशमलव प्रसार आखिर होता क्या है, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार के 3 प्रकार होते हैं, एक आपका शांत, एक अशांत और एक अनावासनी पुनरावृत्ति, ठीक है। शांत, अशांत और अनावासनी पुनरावृत्ति, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा मैं, नाम थोड़े हार्ड है लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो इस स्थिति में शेष 0 आता है। अब शेष 0 आता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो कोई भी ऐसी संख्या को भाग करो और भाग करने पर अगर वहां 0 आ गया तो इसका मतलब जिस संख्या को आपने भाग किया है ना वो शांत है। वो क्या है? शांत है, ठीक है।
वो क्या है, शांत है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 2 को 2 से भाग करोगे, ठीक है, तो 2 एकम 2, ठीक है, यानी 2 से 2 2 गया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। ऑब्वियसली सी बात है, शांत हो गया। ठीक है, छोड़ो यार, ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो मैं आपको ना शांत के पहले उदाहरण बताऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा काम आ गया था। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि शांत। ठीक है, मैं शांत का आपको उदाहरण देता हूँ। 10 हो गया, ठीक है, आपका एक तो 10 हो गया, ठीक है, और उसके आगे 2 लगा दो, यानी आपको 2 को यानी आपको 10 को भाग करना है किससे, 2 से। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, अब हमारा शेष आ गया 0, तो यानी 10 को अगर 2 से करेंगे, यानी हमारा जो शेष फल आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो यानी हमारा 10/2 ये क्या है, शांत आवृत्ति, क्योंकि इसमें 0 शेष आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या था, शेष 0 आ रहा था। अगर आपको भाग करना नहीं आता, बाई चांस ऐसा हो सकता है भाई कि किसी को नहीं आता हो, मेरे को भी ना 8 तक भाग नहीं आता था, मैंने अभी जाके सीखा है। ठीक है, तो बाई चांस अगर आप में से किसी को नहीं आता या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 0.7 यानी ऐसी संख्याएं या ऐसी परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं जिनको भाग करने पर 0 आए, 0 शेष आए, ठीक है, तो वो कौन सी होंगी, शांत होंगी। इसका उदाहरण हो गया आपका 10/2। ठीक है, इसको भाग करोगे तो शेष आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं अशांत की। यहाँ पर आपको कुछ उतारना हो तो उतार लेना, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अशांत, ठीक है, अशांत आवृत्ति स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका शेष है वो बार बार आएगा। ठीक है, क्या होगा कि जो आपका शेष है वो बार बार आएगा। जैसे अगर आप 3 को 10 से करते हो ना भाग, अगर आप 3 को 10 से भाग करते हो तो आपका जो है पहले आपको जो है ना ठीक है, तो अगर इसको भाग करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा स्क्रीन ना छोटी सी है, जिस कारण से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। ठीक है, तो थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, तो देखो मैंने जो आपको उदाहरण बताया, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, एक काम करो, उदाहरण ये लेके चलो। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसमें करना है आपको भाग। अब आप कहोगे यार ये भाग कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे 0 लगा देना है। ठीक है, और इसके आगे अब आप 0 लगा सकते हो, तो आपका 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, भाग करा, 1 आया, फिर से हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है। ठीक है, फिर से 3 आया, तो अब इसी तरीके से 3 आता रहेगा। क्या आएगा, 3 आपका आता रहेगा। तो ये क्या हो गया, आपका अशांत आवृत्ति तो हो गया ना, क्योंकि यार यहाँ पर क्या है कि जो 3 है हमारा वो तो बार बार आ रहा है। अब आप लोग कहोगे कि मेरे भाई 3 तो बार बार आ रहा है, तो क्या हम 3 को बार बार लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे? तो जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको 0.3, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है तो आपको इसे ऐसे लिखना है और ऊपर ऐसे बार लगा देना है। ठीक है, अगर आप बार लगा दोगे तो क्या होगा कि टीचर को पता चल जाएगा कि ये जो संख्या है ये बार बार आ रही है, ये बार बार आई जा रही है। ठीक है, अगर ऐसे करोगे यार तो फिर पूरा पूरा एग्जाम में टाइम लिखते लिखते ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अशांत क्लियर। अब बात करते हैं अशांत अनावृत्ति की, जिसे हम अशांत पुनरावृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसमें क्या है, जो शेष है आपका उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, यानी कि कुछ अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग संख्याएं क्या है, आती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका शेष में पुनरावृत्ति नहीं होती वो कौन होती है, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, उसे कहते हैं हम अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनो, इसमें जो आपका शेष है ना वो एक ही जगह पे नहीं रहेगा। जैसे मान के चलोगा 0.1 आया, ठीक है, तो वो 1 तक नहीं रहेगा, उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 तक भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। तो आपको ऐसे इसे छोड़ देना है, क्योंकि भाई इसमें जो है शेष है वो बार बार वो आवृत्ति कर रहा है अपनी। जो शेष है ना वो एक ही स्थान पर नहीं रुक रहा, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, कभी 1 2 3 4। ठीक है, जितना आप उसे भाग करते जाओगे उतना उसका निकलता जाएगा। तो ऐसी संख्या है जिनका शेष में पुनरावृत्ति तो नहीं होती पर उनका जो शेष है वो बदलता रहता है। जैसे 1 आ गया किसी में, 2 फिर 3, ऐसी कई संख्याएं होती है ना जिनका भाग करते हैं तो ये ऐसे आता रहता है 1 2 3। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अभी आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।
तो ये रहा आपका ये अशांत आवृत्ति का ये उदाहरण, ये रहा आपके सामने। जब मैं कॉपी में करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 1.1 1.2 करवाऊंगा अभी, ठीक है मैं। और आपका शांत आवृत्ति का ये रहा उदाहरण, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब ये है अपना लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट घातांक नियम। ये आपको याद हो गए तो समझ लो कि आपने 50% चैप्टर पढ़ लिया। तो ये आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब मान के चलो कि कोई संख्या जैसे a है और उसके ऊपर घात लगी है m की, उसके बीच ऐसे पॉइंट लगा दिया। फिर a है, फिर उसके ऊपर घात लगी है n की। तो अब आपको इसका मान निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो, पॉइंट का मतलब होता है गुणा। तो क्या मैं a को a के साथ गुणा कर दूं और m को m के साथ गुणा कर दूं, m को n के साथ गुणा कर दूं, तभी तो मेरा आंसर आएगा? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आपको a m मिल जाए, वहाँ पर बिंदु लगी हो, और a n मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। a को तो ऐसे का ऐसे रहने दो क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो a को ऐसे का ऐसे रहने दो, और जो आपका ऊपर m है ना और जो n है उसे क्या करो, प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन करा है कि जो आपका 2 है और जो 2 है, ये दोनों तो सेम टू सेम है, बीच में पॉइंट का निशान भी है। देखो ध्यान से, बीच में पॉइंट का निशान भी है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चन में, अभी हम पॉइंट करते हैं इस वाले पे। आपको इस वाले को देखना है, ठीक है, इस वाले को। तो इस वाले पे ध्यान दो। तो यहाँ पर a है और a है, m है और n है, ठीक है। तो अब क्या करूँ मैं क्या करूँगा कि a को तो ऐसे कैसे मान लूँगा, जो अपना n और n है ना, m और n है, उसे मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको a मिलता है और पॉइंट लगा m मिलता है, फिर m और n मिलता है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका m और n है ना, उसे प्लस कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अपना है, आपको कुछ संख्या दी गई है 2 और 2, जिसके जो आपका घात है वो 2 और 3 है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं अपना फॉर्मूला लगा के। तो जब हम 2 और 3 को प्लस, 1 मिनट, तो जब हम 2 और 3 जब हम 3 और 2 को प्लस करेंगे, ठीक है, माफ़ करना 1 मिनट, ठीक है। तो 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा ना, ठीक है, 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 की घात 5। इतना कर दोगे तो भी चल जाएगा। और अगर आप इसको खोलना चाहो तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, आप यानी 2 जो 2 की घात 5 है, यानी उसमें 5 2 है वो 5 बार आया है, यानी 2 जो है 5 बार गुना हुआ है, ठीक है। यानी 2 ने खुद को ही 5 बार गुना किया, यानी 2 गुना में 2 4, 4 गुना 4 8, 8 गुना 2 16, और 16 गुना 2 32। और हमारे पास 2 कितने आए, 1 2 3 4 5, 5 बार 0 आया, ओ सॉरी 5 बार हमारा 2 आया, ठीक है। यानी क्या हो गया, 2 की घात 5 हो गई। और अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। तो आपको यही फॉर्मूला लगा के इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लियर हो गया। तो अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड AMN, ठीक है, AMN। तो अब अगर A हो, ठीक है, कोई भी संख्या A हो, ब्रैकेट लगाओ, M हो और N हो, तो हमको तब क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई साहब। जो A है ना उसको गुणा कर दें, उसकी जो पहले ब्रैकेट खोल ले, फिर M को N के साथ गुणा कर देना है। अगर A हो, M हो, ब्रैकेट के बाद N हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। A को तो ऐसे कैसे लिखे रहने दो और M और N को गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है 2 और उसकी घात है 3, फिर पूरे ब्रैकेट की घात कितनी है, 2 है, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना वो पूरी घात की जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसके पूरे का घात होता है, ठीक है। यानी कि अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 को तो ऐसे कैसे लिख दूंगा, 2 को ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 3 को गुणा कर दूंगा 2 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6, यानी 2 की घात 6 मेरा आंसर आ गया। और अगर 2 की घात 6 को आप पूर्ण तरीके से लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 64, ठीक है। अब अगर A हो, फिर बट्टे में A हो और इसकी घात M हो और इसकी घात N हो, तो इसे कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, A को तो ऐसे कैसे लिख दो क्योंकि A तो बराबर है, M को ऐसे लिख दो और N को माइनस कर दो, उससे हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 बट्टे में 2 जिसकी घात है 2 और 4, ऊपर यानी जो अंश है उसकी घात कितनी है, 4 है, नीचे वाले कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हमें क्या, अभी हमने क्या सीखा कि अगर दोनों संख्याएं समान हो और उनकी घात अलग अलग हो
और वो बट्टे में हो तो हमें क्या करना है कि 2 को तो ऐसे कैसे लिख देंगे। और हमने सीखा कि अगर m और n बट्टे में हो तो हमें उसे माइनस करना है। तो यानी हम जो है 4 को माइनस कर देंगे 2 से, है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, बस हो गया कंप्लीट। और ए, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक सिचुएशन आ जाए कि संख्याएं अलग हो, संख्याएं क्या हो, अलग हो भाई साहब, संख्याएं अलग हो गई ना, संख्या अलग हो, ये पॉइंट मत लगाना, ठीक है। तो संख्याएं अलग हैं और इनकी घात जो है वो सेम है। इस बार पहले क्या होता था कि संख्याएं सेम होती थी, घात अलग अलग होती थी। इस बार क्या है, संख्याएं अलग अलग है, घात सेम टू सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ए को गुणा कर देंगे बी के साथ और जो m है उसे कैसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि इस बार क्या हमारा m जो है वो बराबर है, ठीक है। अब एक उदाहरण लेते हैं, अपना 2/2 हो गया, ठीक है, मतलब 2 की घात 2 हो गई। इसे गुणा, इसकी आपको इसका वैल्यू निकालनी है और निकालनी है 3/2। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सीखा था कि अगर इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, संख्याएं अलग अलग है पर घात तो सेम है ना। अगर घात सेम है तो हम क्या करते थे, हम करते थे घात की गुणा, ओ सॉरी माफ़ करना, घात की नहीं, नंबर्स की गुणा, ना कि घात की, ठीक है। तो अगर नंबर की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 6/2, आ गया हमारा आंसर। इजी है ना, बहुत ही ईजी है। जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना आने वाले वीडियोज़ में तो और भी आसान हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कह रहा हूँ, सॉरी यार, पता है वर्कशीट इतनी करी है कि दिमाग में वही चलती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बेसिक कंप्लीट हो गया अपना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 1.1 स्टार्ट। सॉरी वीडियो नहीं आ रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।